मैप सीरीज। सबसे पहले मैं फिनलैंड रशिया के बॉर्डर की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत हॉट इशू होगा। फिनलैंड बन गया है नेटो का मेंबर। ये है फिनलैंड, ये है रशिया। तो अब रशिया को इससे क्या ख़तरा है, एक बात बता दूँ। देखो, ये जो रशिया है ना, ये रशिया फेडरेशन है। एक ज़माने में रशियन एम्पायर थी, वो इन सबसे बड़ी थी, यूएसएसआर से भी बड़ी। और फिनलैंड भी कभी रशियन एम्पायर का पार्ट था। उसके बाद बनी क्या, यूएसएसआर कम्युनिस्ट 1917 में, 1991 में डिज़ोल्व हो गई और बना रशियन फेडरेशन। ये मुल्क अलग हुए, यूक्रेन, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और बेलारस। और भी बहुत से हुए, मैं यूरोप की साइड के बता रहा हूँ। और जनाब कौन सा अलग हुआ, मालदोवा। ये सब यूएसएसआर का पार्ट था। और ये जो कंट्रीज़ हैं, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया वगैरह, जो कि यूगोस्लाविया भी टूट गया। तो अमेरिका का एक मुआहदा हुआ था रशिया से कि नेटो को यहाँ से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वेस्ट जर्मनी अमेरिका का था, ईस्ट जर्मनी उन्होंने कहा था, ईस्ट तो चलो रशिया ने कहा था जर्मनी में ले लो, नेटो यहाँ नहीं आएगा। और अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पोलैंड को भी ले आए, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, रोमानिया, मालदोविया। तुर्की तो पहले था। हर तरफ से रशिया का ब्लॉकेट करने की कोशिश की गई। ज़ाहिर है रशिया को ये बात पसंद नहीं आई। और एक वक्त लग रहा था कि यूक्रेन को भी शामिल कर लिया जाएगा। अब देखो, जब ये एक ही मुल्क थे तो बहुत सारे रशियन यहाँ यूक्रेन में भी आबाद हो गए थे, एस्टोनिया में भी आबाद हो गए थे। पहला रशिया वाले तो हैं ही रशियन नस्ल के लोग, और इनकी और रशिया की बहुत दोस्ती है। तो अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भाई ये तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता तो मास्को तो बहुत करीब है। अब मास्को की तो फिर बचत थी, मसला हो जाता बेलारूस के लिए, क्योंकि इधर पोलैंड नेटो का मेंबर, लिथुआनिया नेटो का मेंबर, लैटविया। बेलारूस जो कि रशिया का सबसे करीबी दोस्त है, चारों तरफ से नहीं तो 3 तरफ से घेरे में आ जाता। तो रशिया बार बार यूक्रेन को वार्निंग दे रहा था कि भाई आप, और अमेरिका को भी, कि एक मुआहदा कर लें कि नेटो का मेंबर कभी यूक्रेन नहीं बनेगा तो हम यूक्रेन पे कभी हमला भी नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका इस मुआहदे से बाज नहीं आ रहा था। और अमेरिका ने एक स्टेटस दे दिया यूक्रेन को, जॉर्जिया को। तो देखो जॉर्जिया कहाँ है, बिल्कुल ही तो रशिया के करीब है, साउथ ओसेकस, कि इनको कभी भी नेटो की मेंबरशिप दी जा सकती है। ये रशिया की सिक्योरिटी के लिए वाकई एक बहुत बड़ा थ्रेट था। और यहाँ देखो, रशिया का इलाका है कैलिनग्राड, जिसको एसएस कहाँ से मिलता है, यहाँ बेलारूस से एक रोड बना हुआ है लिथुआनिया से गुजरता हुआ, या पोर्ट के ज़रिए। कैलिनग्राड में एक रशिया का बहुत बड़ा असलह का ख़जाना है। क्या क्या है दुनिया को नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ है। और दूसरा बड़ा ख़जाना है ये काला पेनिनसुला। जी हाँ, आप बोलें कि जी ब्लैक सी तो ये है, ब्लैक पेनिनसुला भी है। जी हाँ, पेनिनसुला वो कहते हैं कि 3 तरफ समंदर हो। ये ब्लैक पेनिनसुला, कंधा लक्ष्य भी कहते हैं इसको। यहाँ भी रशिया ने क्या क्या रखा हुआ है किसी को नहीं पता। क्योंकि देखो, यहाँ से ये सारा कैनेडियन रीजन अटैक हो जाएगा, हॉलैंड हो जाएगा, और कैलिनग्राड से बाकी पूरा यूरोप उड़ाना ज़्यादा आसान है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पे। क्राइमिया तो पहले ही पास था, और बड़ा ख़तरनाक हमला किया। शुरू में लग रहा था कि रशिया बड़ा सीरियस है, कीव पे भी, इधर भी। लेकिन फिर बहुत सारे दुनिया ने यूक्रेन की मदद शुरू कर दी, और ये अब आज तक वॉर जारी है। अब हालांकि कुछ मखसूस इलाकों में, लेकिन रशिया ने एक, कुछ अब कहते हैं पॉलिटिकल मिस्टेक है, कुछ कहते हैं कि ये तो जीनियस होने की निशानी है। रशिया ने शुरू में अपनी ओरिजिनल फ़ौज लाए थे, फिर बहुत कम 2 लाख फ़ौज से ही लड़ रहे हैं। ज़्यादातर इन्होंने किराए के फ़ौजी लिए हुए, वॉगनर, जो कि रशिया के क्रिमिनल्स हैं, या इधर उधर लोग उठाए सीरिया वगैरह से, ठीक है, जिनका बहरहाल कोई ट्रेंड आर्मी नहीं थी वो, ठीक है। ठीक है, अब हुआ ये कि जब यहाँ से ये सारे का सारा मामला शुरू हुआ, तो ये वजह है कि जंग इतनी तूल पकड़ गई है।
अब कुछ कहते हैं कि रशिया ने बड़ी बेवकूफ़ी की, और बाज़ाहिर ये बात सही भी लगती है, क्योंकि मौके देख के फिनलैंड जब तक न्यूट्रल था और कभी भी नेटो में, उसने नेटो में शमूलियत की दरख्वास्त दी और स्वीडन ने भी दे दी। अब मसला है, नेटो में 30 मुल्क थे, जब तक 30 के 30 मुल्क अप्रूव नहीं कर देते दरख्वास्त पूरी नहीं हो सकती थी, और एक मुल्क ने देने से इनकार कर दिया, तुर्की ने, जिसकी वजह से मामला 1 साल से लटका हुआ था। इसी दौरान स्वीडन में कुरान मजीद नजर आतिश करने का वाक़या, वो तो कोई जो स्कैंडिनेवियन रीजन है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, अलग से मैं इस पर वीडियो बना दूँगा, और डेनमार्क, बहुत ही ये लोग सेकुलर टाइप के लोग हैं, यानी जिसे कहते हैं लादीन टाइप के लोग, और बहुत ही माहौल भी यहाँ का बहुत ही वर्स्ट है। तो नतीजा ये हुआ कि इस वाक़े ने तुर्की और स्वीडन की दुश्मनी बहुत बढ़ा दी, और तुर्की ने कहा कि अब कुछ भी हो जाए हमने स्वीडन को मेंबर नहीं बनाना। इंडिया ने ये मुतालबा शुरू कर दिया कि तुर्की को निकाल दें नेटो, तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया का ब्लॉकेज यहाँ से तो तुर्की के ज़रिए ही है। अगर तुर्की को रशियन कैम्प में धकेल दिया तो रशिया के पास तो रास्ता आ जाएगा बड़े आराम से पानी का। नतीजा ये हुआ कि मामला रुक गया, ताम फिनलैंड शामिल हो गया। अब फिनलैंड के शामिल होने से हुआ क्या है, ज़ाहिर है यहाँ फ़ौजें आने लगी बड़ी रशिया की। अब देखो ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है, बड़ा इम्पोर्टेंट शहर, जो कि किसी ज़माने में लेनिनग्राड होता था, हिटलर ने यहीं तो हमला किया था एक, सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड, मास्को जो मास्कोवी होता था, और वोल्गोग्राड जो कि स्टालिनग्राड होता था, ठीक है, इस पे किया था। तो अब हो क्या रहा है कि भाई ये तो बड़ा ख़तरनाक हो गया मामला। सेंट पीटर्सबर्ग बहुत करीब है अब तो फिनलैंड से, हो ये तो बड़ा आसान है, और इतना बड़ा बॉर्डर, तो रशिया के लिए अब ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। तो इसका मतलब बेवकूफ़ी की रशिया ने। यूक्रेन में अगर ये हमला ना करता तो शायद कभी फिनलैंड स्वीडन दरख्वास्त भी नहीं देते। स्वीडन का मामला तो खैर अटका हुआ है। अब देखो ना, रशियन बहरी जहाज़ अब यहाँ से गुजरेंगे तो फिनलैंड और करीब हो गया। ये कैलिनग्राड का ये रास्ता तो पहले ही बंद हो चुका है, जो पेलारस से यहाँ से रशियन जहाज़ आते थे, पेलारस तो इन्हीं का लीफ है। ये जो लिथुनिया से गुजरते थे ना, लिथुनिया ने बंद कर दिया कैलिनग्राड का रास्ता, तो अब आजकल ये बहरी जहाज़ों से जा रहे हैं। लेकिन फिनलैंड के मेंबर होने के बाद क्या ये मुतासिर होगा? किसी हद तक। ज़्यादा मसला स्वीडन का होगा, क्योंकि स्वीडन के बहरी जहाज़ बड़े ख़तरनाक हैं और इनके जो आबदोस हैं वो बड़ी डेंजर हैं। प्लस यहाँ देखें, ये सारे जजीरे स्वीडन के हैं, और यहाँ पे अगर नेवी की बेसिस बना लेता है अमेरिका या नेटो, ठीक है, तो और मुश्किल हो जाएगी कैलिनग्राड तक जाना है। रशिया की 75% जो बॉर्डर है वो नेटो मेंबर है। देखो इस साइड का वैसे तो पूरा रशिया आबाद है, लेकिन यहाँ हर वक्त बर्फ़ जमी रहती है। हाँ, गर्मियों में यहाँ से बर्फ़ पिघल जाती है, लेकिन ये रास्ता सिर्फ गर्मी के लिए। यहाँ इनके पास इतनी ख़तरनाक आबदोसें हैं, बताता हूँ, जिनमें इतने ख़तरनाक वेपन हैं, इतने ख़तरनाक वेपन हैं कि वो आबदोसें यहाँ से भी चाहें तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क को हिट कर सकती हैं। मगर ये सिगरेट वेपन है। हाँ, अब आ जाओ, अमेरिका समेत सारी दुनिया हैरान है कि यूक्रेन में जब इतनी टफ रेजिस्टेंस मिल रही है, यूक्रेन ने कुछ इलाके भी वापस ले लिए, तो ये अपने ऐसे हथियार क्यों नहीं ला रहे? वो आप दो से यूज़ कर रहे हैं जो कि इतनी ख़तरनाक नहीं है, ठीक है। अपने ड्रोन यूज़ करने के बजाय ईरान नॉर्थ कोरिया के ड्रोन ख़रीद के यूज़ कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर इतने असर वाले नहीं हैं। और जो इनके पास सबसे ख़तरनाक हथियार है न्यूक्लियर सोनामी, जो कि इसी सबमरीन के ज़रिए एक सोनामी क्रिएट कर दिया जाता है, समंदर एकदम ऊंचा। सबसे ज़्यादा तो अमेरिका को डराते हैं इससे, ठीक है। हाँ, ज़रा ये खोलो, अमेरिका दिखाते हैं, इधर नहीं, इधर। अमेरिका तो गया अगर कभी ये न्यूक्लियर सोनामी यूज़ हुआ। ये देखो भाई, अमेरिका की तरफ तो है ही समंदर। यहाँ देखो, यहाँ से उठेगा अटलांटिक ओशन, यहाँ से उठेगा पैसिफिक ओशन, यूं करके ख़त्म। प्लस आर्कटिक ओशन उठेगा तो अलास्का भी गया, अलास्का तो पहले ही नहीं खा पाता। तो कहने का मतलब ये है कि रशिया जब चाहे ये कर सकता है, तो भाई देखो, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा ना, फिर रशिया भी नहीं बचेगा। रशिया चाह रहा है, अभी देखो, यूक्रेन ने बहुत सारे टैंक ख़रीदे हैं फ्रांस जर्मनी से, स्पेन में ट्रेनिंग ले रही है इनकी फ़ौज।
जिस दिन ये टैंक आए, रशिया हो सकता है अपने जदीद तरीन हवाई जहाज़ कम से कम ले, Su-57 जिसे 5th जनरेशन जहाज़ कहा जाता है, जो कि F-22 और F-35 का हम पल्ला, उस दिन वो यूज़ करेंगे। ख़तरनाक मिसाइल भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अब वो ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि यूक्रेन और आगे बढ़े। यूक्रेन से जो इलाके छीननी है ना, रशिया कहता है ठीक है जंगबंदी कर लो, बस अब ये इलाके हमारे हो गए, जिस पर यूक्रेन नहीं तैयार है। तो इसलिए ये मामला चले जा रहे हैं। वैसे आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन की सपोर्ट कम हो जाएगी, क्योंकि यूरोपियन अब इस जंग से बेजार हो गए। उनको लग रहा है कि जानबूझ के जंग कराई है अमेरिका ने यूरोप की इकनॉमी तबाह करने के लिए। यूरोप और अमेरिका इस वक्त सगे भाई के बजाय सुतेले भाई बन गए, जो अपने किसी मुफाद में तो एक हो जाएंगे, लेकिन और वैसे भी कंट्री में कोई दोस्ती परमानेंट नहीं होती, मुफाद का मामला होता है। अब रशिया को डिसएडवांटेज कब होगा? अगर स्वीडन मेंबर बन जाए, क्योंकि फिर ये जो है ना काला पेनिनसुला या ब्लैक पेनिनसुला, ये बराह रास्त रेंज में आ जाएगा हर तरफ से। अब आप बोलोगे यहाँ बराह रास्त हमला ज़मीनी हो सकता है। देखो इधर तो बर्फीला इलाका है, बहुत ख़तरनाक। वैसे तो देखो नॉर्वे से भी बॉर्डर मिलता है, लेकिन नॉर्वे वाला बॉर्डर हर वक्त बर्फ़ में ढका रहता है। फिनलैंड से यहाँ करना आसान है, स्वीडन के पास हथियार बड़े जदीद हैं। तो क्या फिनलैंड को इसका फ़ायदा हुआ है? नहीं जाना, बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ की पीएम सेना मैरियन इलेक्शन हार गई, क्योंकि फिनलैंड की आवाम उस वक्त तो जज्बाती हो गई थी, डर भी गई थी। लेकिन ये लोग तो जंग से दूर भागने वाले हैं भाई, ठीक है। बर्गर्स के भी बर्गर्स लोग, समझो ये तो जंग चाहते ही नहीं है भाई। ये तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पी कंट्री किसको माना जाता है? इन्हीं को माना जाता है। और दूसरी बात, ये लोग कभी भी ना फ़ौज पे ख़र्चा नहीं करती थी इनका, ये तो एजुकेशन पे करता था, हेल्थ पे। अब नेटो का मेंबर बनने के बाद कम से कम हर कंट्री को 2% अपना डिफेंस पे खर्च करना पड़ता है। अब आप हैरान हो रहे हो गए कि दुनिया में तो लोग कंट्रीज़ ऐसी हैं जो 70% डिफेंस पे खर्च करती है। तो देखो आवाम की भी क्या हालत है उनकी। और जब 2% भी नहीं, अब तक पता है कितना करते हैं? 0.05% करते हैं। तो 2% भी यहाँ की आवाम को बुरा लग रहा है कि भाई बाकी जगहों से बजट कम किया जाएगा। लेकिन अब इनकी मजबूरी है, फिनलैंड फंस चुका है। मुआहदा करने का तो निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है फिर रशिया बदला भी ले इनसे। वैसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिनलैंड ने जर्मनी के साथ मिलकर रशिया पे हमला भी किया था, और कभी फिनलैंड रशिया का भी पार्ट था। तो ये वैसे ही पुरानी दुश्मनी है। तो ये है यहाँ की ताज़ा